हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो सीरीज चल रहा था उसमें। इससे पहले हमने 1885 से कांग्रेस की स्थापना के बाद से बंगाल विभाजन तक पढ़ा था। बंगाल विभाजन के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था कि 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा होती है और इसके विरुद्ध में 7 अगस्त से एक मासेस का आंदोलन स्टार्ट होता है, वहाँ की जनता का आंदोलन स्टार्ट होता है और उस आंदोलन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में वंदे मातरम आंदोलन, इन सारे नामों से जाना गया। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, जो एक ICS थे, पूर्व ICS थे, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। 7 अगस्त को से आंदोलन की शुरुआत होती है और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब हम चलते हैं परस्पर ये समझते हैं कि मैंने कहा भी था पिछले लेक्चर सीरीज़ में कि मैं कांग्रेस के बारे में और मुस्लिम लीग के बारे में समझाऊंगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और कांग्रेस में विभाजन होता है। 1906 का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता के अधिवेशन में अरबिंदो घोष ने अध्यक्षता के लिए एक नाम सुझाते हैं। वो कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को इसमें अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन 2 धड़े यहाँ पे शुरू हो जाते हैं कांग्रेस में, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो नरमपंथी होते हैं वो कहते हैं कि अंततः यानी अंततः वो बाल गंगाधर तिलक को न बना के दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो गरम दल के नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि चलिए इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर कोई फिर से कोई भी अगर नरमपंथी दल का नेता अध्यक्ष बना तो आपके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। यानी 1906 में कांग्रेस में आंतरिक टकराव की शुरुआत हो जाती है। 2 धड़े अपने 2 अलग रास्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता आपके बारे ज़्यादातर नेता जो थे वो नरम दल के ही थे और गरम दल के नेता जो विशेषकर जाने जाते हैं उनमें लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पॉल यानी बिपिन चंद्र पॉल। अब इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। 1906 में ही करजन जो होता है वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद एक नए वायसराय आते हैं, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो वो नीति उनकी रहती है करजन की, उस नीति को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फूट डालो और शासन करो। अब जो उनका एक्सपेरिमेंट था मुस्लिम और हिंदू का विभाजन करने का बंगाल में, वो एक तरह से उनके संदर्भ में कामयाब रहा, लेकिन यहाँ तो जनमानस में उबाल ही था। इसके विरुद्ध में आंदोलन अभी परस्पर चल रहे थे। इसी के संदर्भ में वो एक अलग धड़ा यानी एक अलग दल के लिए मुस्लिमों को उकसाते हैं और यहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना की शुरुआत होती है। मुस्लिम लीग बनाने के पीछे उनको ऑब्जेक्टिव ये दिखाया जाता है कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का नेतृत्व करती है और हिंदुओं की बात करती है, इसलिए आप लोगों को भी एक नया दल बनाना चाहिए और इस दल के माध्यम से आप मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो 1906 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग का स्थापना होता है ढाका में और जो इसके संस्थापक होते हैं वो होते हैं सलीमुल्लाह खान। नाम याद रखिएगा, जो संस्थापक है वो है सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की। ठीक है, अब आते हैं अगला 1906 के बाद 1907। 1907 में जैसे कि पूर्व में अपन ने देखा था कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस में गरम दल के नेताओं ने ये कहा था कि अगर अगली बार कोई नरम दल का नेता है तो आपके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे।
होता वही है। कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में होता है, गरम दल के किसी नेता को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, रास बिहारी बोस जो रहते हैं यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। यहीं से कांग्रेस दो धड़ों में बट जाता है। एक धड़ा कांग्रेस का नरम दल हो जाता है और दूसरा धड़ा गरम दल हो जाता है। तो यहीं से कांग्रेस का विभाजन होता है। और यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, और मतलब वो अधिवेशन हुआ कहाँ था। तो सूरत में हुआ था वो अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। राम बिहारी बोस भी कहीं कहीं मिल सकता है। तो रास बिहारी बोस थे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो धड़ों में बट जाता है। आते हैं फिर हम मुस्लिम लीग पे। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो अधिवेशन होता है कराची में। कराची में जो अधिवेशन होता है वो होता है 1907 में, यानी हम 7 की बात कर रहे हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है और 7 में ही मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन होता है। यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो रहा है और यहाँ एक नया दल संप्रदाय या धर्म के आधार पे एक तरह से उसका उद्भव हो रहा है। प्रथम अधिवेशन कराची में होता है। अध्यक्ष रहते हैं बकर उल मुल्क। याद रखिएगा नाम, बकर उल मुल्क। प्रथम जो अधिवेशन होता है कराची में, उसके अध्यक्ष होते हैं बकर उल मुल्क। और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है, यानी आम सहमति बनती है। किसी एक चीज़ पे जब हम बैठक करते हैं, अधिवेशन होता है, तो किसी एक चीज़ पे सहमति बनती है। उस सहमति को हम प्रस्ताव के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या हुआ कि प्रस्ताव वहाँ से पारित होता है और इस प्रस्ताव के मार्फत कहा जाता है कि कोई भी मुस्लिम अगर वो मुस्लिम लीग की सदस्यता धारण नहीं करेगा तो वो मुस्लिम समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी मुस्लिम अगर मुस्लिम लीग की सदस्यता धारण नहीं करेगा तो वो मुस्लिम संप्रदाय से या समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा। प्रथम अधिवेशन कहाँ? कराची में। अध्यक्ष बकर उल मुल्क। प्रस्ताव पारित होता है कि सभी मुस्लिम को मुस्लिम लीग की सदस्यता लेनी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे मुस्लिम बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। 1908 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का दूसरा। और इस अधिवेशन जो होता है वो अमृतसर में होता है। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष रहते हैं आगा खां। और यहाँ प्रस्ताव जो पारित होता है वो सांप्रदायिक चुनाव को लेकर होता है। मुस्लिम जो होते हैं वो अपना एक सांप्रदायिक, जो पृथक सांप्रदायिक बोल सकते हैं, कि अपना सांप्रदायिक चुनाव के लिए अपने लिए रिजर्व सीटों का डिमांड करते हैं कि हमें कुछ सीटें रिजर्व चाहिए हमारे लिए। तो पहला अधिवेशन 1907 में कराची में, अध्यक्ष बकर उल मुल्क। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में, अध्यक्ष आगा खां। प्रस्ताव क्या पारित होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड की जाती है। 1907 में जब कांग्रेस में दो धड़े बढ़ जाते हैं, नरम दल और गरम दल, इसके पीछे का सिर्फ मात्र एक कारण ये रहता है कि गरम दल के जो लीडर्स रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन जो तरीका नरम दल के नेता अपना रहे हैं उन तरीक़ों से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। उनका मानना था कि जो जिस भाषा में सुनना चाहे उसे उसी भाषा में सुनाना चाहिए। जी हजूरी करने से हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। इसी कड़ी में 1907 में इसका विभाजन हो जाता है। 1908 में एक घटना होती है। कलकत्ता का सेशन जो कोर्ट रहता है उसमें एक जज रहते हैं, किंग्सफोर्ड एक वहाँ का नवयुवक रहता है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। उसके विरुद्ध सुनवाई होती है कोर्ट में, तो उसको 17 कोड़े मारने का फरमान जारी किया जाता है। जब 17 कोड़े उसको लगाए जाते हैं और ये खबर बाहर आती है, और ये जब
अखबारों के माध्यम से पहुंचती है। तो जब ये गरम दल के नेताओं के पास पहुंचता है तो वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो कहते हैं कि है कोई माई का लाल जो किंग्सफोर्ड से सुशील सेन का बदला ले सकता है। एक 18 साल का युवक निकल के आता है और कहता है कि हाँ, मैं मारूंगा किंग्सफोर्ड को। और वो क्रांतिकारी सूरवीर हमारे खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र के हमारे क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई, और उनके साथ उनके एक साथी रहते हैं जो तैयार होते हैं इसके लिए। वो होते हैं प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जो चैलेंज होता है गरम दल की मीटिंग में कि है कोई माई का लाल जो किंग्सफोर्ड को मार सकता है, उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं मारूंगा किंग्सफोर्ड को। उनके सहयोगी प्रफुल्ल चाकी और वो दोनों साथ में जाते हैं किंग्सफोर्ड को मारने। जिस दिन वो प्लान बनाते हैं किंग्सफोर्ड को मारने का, तो पहले क्या होता था कि जो वरिष्ठ पदों पे होते थे, ऑफिसर्स स्केल के या जजेस जो होते थे, आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी एसयूवीज़ हैं, लेकिन उस समय बग्घी हुआ करती थी। बग्घी में जो ये जज वगैरह होते थे या इस तरह के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो जाया करते थे। जिस दिन इन्होंने प्लान बनाया कि हम आज बॉम्ब से मारेंगे किंग्सफोर्ड को, दुर्भाग्यवश उस दिन किंग्सफोर्ड आया ही नहीं। और जिस रास्ते में इन्होंने रेकी करके बॉम्ब मारने का प्लान बनाया था, उस रास्ते में बैठे रहे और उस बग्घी का इंतज़ार करते रहे। और उस बग्घी में दुर्भाग्यवश वो न आके जॉर्ज कैनेडी आए और इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया उस बग्घी में, और जॉर्ज कैनेडी का देहांत हो गया। अब जॉर्ज कैनेडी के देहांत के जुर्म में इन लोगों का पकड़ने का प्रयास हुआ। प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस बच के निकलते रहे। अंततः ये पकड़े गए और 11 अगस्त को खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में, यानी भारतीय क्रांतिकारियों की अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र, यानी मात्र 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर में उनको फांसी की सज़ा दी गई। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1908 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था अमृतसर का, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का, 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, उस सुधार के अंतर्गत मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। यानी मार्ले मिंटो जो एक्ट आते हैं 1909 में, उसके तहत मुस्लिमों को निर्वाचन क्षेत्र यानी सांप्रदायिक, यानी एक तरह से रिजर्वेशन उनको दे दिया जाता है। तो मिंटो ने जो प्रयास किया था, अब मुस्लिमों में ये लगने लगा कि हाँ, ये जो डिसीजन था मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन का, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हो जाता है। अब आते हैं 1911 में। 1911 में जॉर्ज पंचम, जो सम्राट जॉर्ज पंचम होते हैं, ब्रिटेन के राजा होते हैं, वो भारत उनका आगमन होता है। उनके भारत आगमन में सर्वप्रथम काम जो होता है वो होता है बंगाल विभाजन रद्द करना। अब ऐसा क्यों होता है? बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, फिर 1911 में रद्द करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन 1905 में जो शुरू हुआ था, वो परस्पर चलता रहा और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये आंदोलन चलता रहा। अब जब ये आंदोलन भारत के बाहर भी होता रहा तो अंग्रेजी हुकूमत पे एक तरह से दबाव बना और अंग्रेजी हुकूमत को अंततोगत्वा बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आते हैं और भारत में आने के साथ ही बंगाल विभाजन सर्वप्रथम रद्द हो जाता है। और दूसरा चीज़ जो सम्राट पंचम करते हैं वो ये होता है कि भारत की राजधानी जो कोलकाता थी उसे यहाँ से हस्तांतरित कर या ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाया जाता है।
प्रथम बंगाल विभाजन रद्द, सेकंड होता है वो क्या करते हैं, कोलकाता जो हमारी राजधानी रहती है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब ये सम्राट पंचम भारत आए, तो ये जब भारत आए थे तो इनके स्वागत में एक गाना गाया गया था, जन गण मन, जो गीतांजलि से लिया गया है, वो गाया गया था। और इस पुस्तक को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिलता है, यानी लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। अगला जो अपना टाइमलाइन है वो है 1914, विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1914 में सिर्फ टाइमलाइन याद रखना है, 1914 में विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1915 में हिंदू महासभा का गठन। साथ ही साथ 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का अफ्रीका से भारत वापसी, यानी गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अब इसके बाद गांधी जी आके हमारे स्वाधीनता संग्राम को कैसे एक नया ट्रैक दिखाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं, उसके संदर्भ में है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे लखनऊ समझौता होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल एक साथ आते हैं और आगे की लड़ाई को जारी रखने का पुरजोर तरीके से प्रयास करते हैं। धन्यवाद।